बच्चों, अपना स्कूल वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सोशल साइंस में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडिया मार्च अहेड। तो चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 15। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं, उनमें से जो करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 4 ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से जो हमारी सही ऑप्शन है वो है ए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्किम बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर। देखिए जो सिक्किम था हमारे इंडिया में आज़ादी से 1947 के बाद ऐड हुआ था, इसको किस सन में ऐड किया गया था, किस ईयर में ऐड किया था, जो बताना है। तो इसका आंसर है 1975, सेकंड का सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो इंडिया में था शूट अप ड्यू टू। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इंडिया में वो क्यों बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? तो इसका आंसर है सी, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इम्पोज एमरजेंसी इन इंडिया 1975। तो 1975 में एमरजेंसी किसने लगाई थी, किस द्वारा लगाई गई थी इंडिया में? तो इसका आंसर है बी, इंदिरा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पौंडीचेरी वाज लिबरेटेड फ्रॉम। देखिए पौंडीचेरी थी वो भी इंडिया में बाद में ऐड करी गई थी, तो वहाँ पे किसका राज था उस टाइम? फ्रेंच का। तो हमें इसके आंसर क्या है, पौंडीचेरी वाज लिबरेटेड फ्रॉम किससे छुड़ाई गई थी पौंडीचेरी जो? तो उसका आंसर है बी, द फ्रेंच। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो था हमारे देश में किस से किस पीरियड तक लगाया गया था? तो इसका आंसर है 1951 से 1956 तक हमारा एक 5 ईयर प्लान लगाया गया था फर्स्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस बेस पे था, उसका किस बेस पे था, उसको और क्या कह सकते हैं, उसका 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 किस बेस पे था? माउंट बैथन प्लान के बेस पे था। थर्ड क्या क्वेश्चन है पास, डैश वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हमारे फ्री इंडिया का लास्ट आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 1947 के आज़ादी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन फ्रीडम टू डिसाइड। जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको परमिशन थी डिसाइड करने की, क्या डिसाइड करने की? वो है डोमिनेशन भी, वो किधर जाना चाहते हैं भी, वो मेजोरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, माइनॉरिटी मीन वो पाकिस्तान में ऐड होना चाहते हैं जहाँ इंडिया में। तो जो प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जिसके ऊपर ब्रिटिश नहीं थे, लेकिन उनके ही बंदे जैसे कि कुछ राजा थे जिनको फेथ था ब्रिटिश पे, वो लोग चला रहे थे राज। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेट्स ऑफ डैश एंड डैश ज्वाइंड इंडिया आफ्टर मिलिट्री एक्शन। देखिए हमारे इंडिया में 1947 के बाद कुछ स्टेट्स को ज्वाइन किया गया था, उसमें से 2 स्टेट्स ऐसी थी जिनको मिलिट्री एक्शन के कारण ज्वाइन कराया गया था धक्के से। तो उनका नाम है जूनागढ़ एंड हैदराबाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सी, राइट द टेक्निकल टर्म। हमने एक टेक्निकल टर्म यूज़ करनी है, एक वर्ड यूज़ करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास, द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। तो देखिए इंडिया में फ्री और फेयर मीन जायज़ इलेक्शंस के लिए कौन सी बॉडी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन। तो फर्स्ट का आंसर है इलेक्शन कमीशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉलोनियल स्टेट लिबरेटेड फ्रॉम पुर्तगीज इन 1961। तो 1961 में पुर्तगीज से कौन सी हमने कॉलोनी को अपना लिबरेट मीन्स आज़ाद करवाया था? उसका आंसर है गोवा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस असेंबली, उस सभा का नाम बताइए जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान बनाया। तो इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इफ नीड बी, अगर जरूरत हुई, इट इज इन्फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शंस टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो इसका देखिए आंसर है एलियंसेस, इसको एलियंस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी है हमारे पास, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हाउ। किसने इंडिया का संविधान बनाया और कैसे?
तो देखिए इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो असेंबली थी जिसको इसके लिए गठित किया गया था, उन्होंने ये संविधान बनाया था विद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो उसमें देखिए जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, मीन उनका कोई वोट डाल के उनको इलेक्ट किया गया था, लेकिन वो मेंबर्स थे जो अपने अपने एरियाज में जिनका अच्छा प्रेशर था, अच्छा इनका दबदबा था। इट इज़ हेल्ड इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1946। 1946 में इन्होंने अपनी पहली सेशन मीन सभा की। इट रीसेंबल्ड ऑन अगस्त 1947। दोबारा से ये 47 को असेंबल हुए एज सोब्रियज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मीन्स ऐसी असेंबली जिसके ऊपर किसी एक्सटर्नल इंडिया से बाहर की किसी कंट्री का कोई दबाव नहीं है, फॉर द डोमिनेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। तो जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था, एंड अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, व्हेन इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, तब हमारा इंडिया गणतंत्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में है डिस्क्राइब इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इंडिया ने क्या इकोनॉमिक मीन्स पैसे वाइज मनी वाइज क्या प्रोग्रेस की, हाईलाइट करना है हमें मेजर अचीवमेंट्स इन दिस फील्ड। इस फील्ड में हमने मेजर जो हमारे अचीवमेंट्स हुई हैं उनकी बात करनी है। तो इसका आंसर है देखिए फर्स्ट, द गवर्नमेंट हैज सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी बढ़ावा कर दिया था, कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी बढ़ गया था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ गया था, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द इंडस्ट्री। तो इससे पता लगता है कि हमारी जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हुई थी, क्योंकि जो प्रोग्रेस होती है उसी के कारण ही इंडस्ट्री वगैरह लगती है, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़िया होता है, और पावर सिस्टम मीन बिजली पैदा करने वाला सिस्टम भी देश में पूरा होता है। सेकंड है इसमें इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आल्सो फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ इनकरेजिंग इंडिजियस इंडस्ट्रीज एंड गिवन देम ए लॉट ऑफ असिस्टेंट। तो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस कर रही थी इंडिया, तो ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जिससे कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके, हिम्मत बढ़ा सके उनकी, और उनको हेल्प भी दी। थर्ड है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर्स का, मशीनों का प्रयोग होना शुरू हो गया, मैकेनाइजेशन। इरिगेशन में सिंचाई के अलग अलग तरीके आए, फर्टिलाइजर्स के अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लग गया, और रिसर्च होने लगी, जिससे इंप्रूव हुई हमारा ये सीन जो था एग्रीकल्चर का। तो इससे पता लगा है कि हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। तो एक नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और एक एरिया की पार्टी का हमने डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर है, तो बात करते हैं नेशनल पार्टी की बात करते हैं। पहले नेशनल पार्टी कौन सी होती है? राष्ट्रीय पार्टी, जिसको पूरे इंडिया लेवल पर जाना जाता है। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। कोई भी पार्टी अगर लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट्स ले लेती है, या असेंबली इलेक्शंस में कोई 4 स्टेट्स में, पूरे इंडिया की कोई 4 स्टेट्स में वो कम से कम 6% वोट्स ले लेती है, एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स, और 4 सीटें कम से कम जीत लेती है लोकसभा में, तो उसको क्या कहते हैं? नेशनल पार्टी। तो जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस नेशनल पार्टीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनल पार्टी की बात करें, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी होती हैं। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। इसमें भी वही कंडीशन है, 6% वोट्स हैं इन द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन विधानसभा जो स्टेट की होती है, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स। इसमें 4 नहीं 2 सीट्स की बात कही गई है, 2 सीट्स ही जीत जाती हैं स्टेट में, तो उसको कहते हैं रीजनल पार्टी, जैसे कि आरजेडी अपनी होगी और बाकी आम आदमी पार्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन सोसाइटी इवन नाउ। आज की डेट में भी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है कौन से चैलेंज को फेस कर रही है? तो इसमें देखिए फेस कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं। देखिए फर्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आज की डेट में भी हमें बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही इतनी जितनी होनी चाहिए। सेकंड क्या है? टैकिंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। आज की डेट में भी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है हमारे लिए। थर्ड है वाटर कंजर्वेशन। आज की डेट में वाटर को बचाना बड़ा ही एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, जो कि हम फेस कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी आज की डेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसने हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है बैकवर्ड क्लासेस की भी सोसाइटी में,
इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को हमने आर्गुमेंट्स मीन दलील देकर। तो देखिए इसका फर्स्ट है दलील, ऑल सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो देखिए सभी सिटीजन जो भी इंडिया में हैं, चाहे वो छोटी जाति से बड़ी जाति से कोई भी हो, किसी भी रंग रूप का हो, उन सबको ये अपना अथॉरिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एम्फेसिस ऑन द इक्वलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है सभी क्षेत्रों में, चाहे वो नौकरी की बात हो चाहे वो स्टडी की बात हो। थर्ड है प्रोविजन ऑफ एन इलेक्ट्रोल सिस्टम विच हेल्प्स टू सिक्योर सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए इलेक्ट्रोल सिस्टम बनाया गया है जो हेल्प करता है और सिक्योरिटी देता है हमारे उनके इंटरेस्ट को, बैकवर्ड क्लास को, जो कि सोसाइटी में अपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ई। पार्ट ई में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 का जो हमारा आज़ादी का एक्ट था उसके फीचर्स मीन विशेषताएं क्या थी। तो इसमें फर्स्ट है द ब्रिटिश रूल ओवर द इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफेक्ट, कि जैसे ही ये एक्ट लागू होगा जो इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का रूल है वो तो तत्काल से प्रभाव से बंद हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सेकंड क्या था, एन इंडिपेंडेंस डोमिनेंस ऑफ इंडिया वाज मेड इंक्लूडिंग द यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश। तो इसमें देखिए सेकंड बात क्या थी कि इंडिपेंडेंस जो इंडिया बनेगा उसमें कौन कौन सी स्टेट्स डाल ऐड की जाएंगी, प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के अंडर थी, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक जो कर्नाटका साइड की, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम के जो एरियाज ब्रिटिश के अंडर थे उनको डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड है बेस्ट पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो फ्रंट से सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान, ये वाले एरियाज पाकिस्तान को दिए जाएंगे। फोर्थ है द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनेशन टू ज्वाइन। तो जो बाकी स्टेट्स रहेगी जिन पे और लोकल राजा थे जो कि अंग्रेजों की कहने पर ही राज कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, उनके पॉकेट्स थे उनके हाथों में, उनको ये फ्री कर दिया गया था कि आपकी मर्जी है, चाहे पाकिस्तान में ऐड होइए चाहे आप इंडिया में ऐड हो। नेक्स्ट है हमारे इसमें द फीचर जो डोमिनेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम। तो इंडिया और पाकिस्तान जो देश बनेंगे उनको कंप्लीट फ्रीडम थी, एंड दे बिकम मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, उन दोनों को मेंबर बनाया गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये है डिस्क्राइब द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के फील्ड में इंडिया ने क्या प्रोग्रेस करी, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है नंबर फर्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि पावर बिजली मिल जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन वगैरह हो, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स बस एरोप्लेन्स रेलगाड़ीज हो, तो वो सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड कर दिए थे, जिससे पता लगता है कि प्रोग्रेस हुई थी हमारी इंडस्ट्री में। सेकंड है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आल्सो फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ इनकरेजिंग इंडिजियस इंडस्ट्रीज। कुछ और इंडस्ट्री जो मेन इंडस्ट्रीज है, की इंडस्ट्रीज के लिए भी उन्होंने बढ़ावा दिया था और उनको लॉट ऑफ असिस्टेंट मीन्स काफ़ी हेल्प भी प्रोवाइड की इंडियन गवर्नमेंट ने। थर्ड है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन मीन्स मशीनों का यूज़ होने लग गया, इरिगेशन के कई मेथड्स इंट्रोड्यूस करे, फर्टिलाइजर्स एंड रिसर्च वर्क भी होने लग गया, जिससे हमारा जो सीन था एग्रीकल्चर वो भी इम्प्रूव हुआ। फोर्थ है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन मीन्स जो खेती बाड़ी में हुआ, वाइट मीन जो दूध के प्रोडक्शन में हुआ। ये एक आल्सो आर द ग्रांड अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिया, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट्स हैं इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 5 बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है, इसके 5 विशेषताएं बताएं जो बेसिक हैं। नंबर 1 है फॉरेन कंट्री के साथ, दूसरे देशों के साथ हमारी पॉलिसी फीचर्स। नंबर 1 है प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस, हम पूरे संसार में पीस कायम रखेंगे। सेकंड क्या है, एंटी कॉलोनियलिज्म, हम किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसको हमारे अंडर नहीं करेंगे, हम इसके अगेंस्ट है, एंटी कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट है। थर्ड है फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबर्स, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे। फिफ्थ क्या है, पंचशील, पंचशील का हम जो है सिस्टम चलाएंगे। पंचशील क्या था, हमारे 5 सिद्धांत है, जिसमें है एक तो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ की, हम उनसे एग्रेशन मीन्स कोई लड़ाई नहीं करेंगे। थर्ड क्या था, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं करेंगे कोई दखलंदाजी। फोर्थ था हम इक्वल और अपने आपसी बेनिफिट्स के लिए दूसरी कंट्री के साथ डील करेंगे। और थर्ड था पीसफुली हम उनके साथ रहेंगे। तो ये थे पंचशील के 5 सिद्धांत। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फिफ्थ रीजनल कॉरपोरेशन, हम एरियाज वाइज भी उनसे कॉपरेट करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाईलाइट मेन फीचर्स ऑफ द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया विजन 2020। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो विजन था कि 2020 में इंडिया को कैसा चाहते थे देखना, उसके फीचर्स बताए, वो क्या चाहते थे कि 2020 में इंडिया क्या बने। इट इज़ अ ड्रीम ऑफ द ऑल इंडियंस दैट इंडियन शुड इमर्ज एज ए वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्री। ये सभी का हमारा ड्रीम है, सपना है कि इंडिया जो है एक वाइब्रेटिंग और डायनेमिक में लगातार तरक्की करने वाला देश बने, एंड मेक द ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड, और सभी फील्ड्स में प्रोग्रेस करे। सेकंड क्या है, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। हमें सभी लेवल्स पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू हाईटेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चाहे वो छोटी से छोटी बेसिक की बात करें पढ़ाई लिखाई की, चाहे हम टेक्नोलॉजी या साइंस की बात करें, मीन हर फील्ड में अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। थर्ड है, रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल इक्वलिटी, इंस्पायरिंग ग्रोथ ऑफ IT एंड बायोटेक्नोलॉजी। हमारी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े, इंडस्ट्री की क्वालिटी बढ़े, हमारा जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी हम अच्छी ग्रोथ करें। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हम हेल्थ को और न्यूट्रिशन को भी बढ़िया करें, टैकिंग द इश्यूज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करें। एनर्जी एंड वाटर जो कंजर्वेशन है इसके ऊपर भी हम बढ़िया महारत हासिल करें। एंड पीस एंड सिक्योरिटी आर आल्सो रिक्वायर्ड, और पीस और सिक्योरिटी, शांति रहे और अब सुरक्षा बनी रहे। फिफ्थ है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेड दैट डे इज नॉट फार, वो दिन दूर नहीं है, व्हेन इनलाइटेंड एंड इग्नाइटेड माइंड्स विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए कम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन। जब हमारे बहुत समझदार और बढ़िया ब्यूटीफुल माइंड्स वाले लोग इसको ट्रांसफॉर्म इंडिया को बदल देंगे एक अच्छी कॉम्पिटिटिव में एक ब्यूटीफुल नेशन में, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर ए डेमोक्रेटिक सेटअप। हमारे इंडिया ने डेमोक्रेटिक सेटअप मीन लोकतांत्रिक ढांचा क्यों अपनाया। इफ योर इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, राय में, हाउ फार हैव बी सक्सीडेड इन दिस रिस्पेक्ट, और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक हमने इसमें सक्सेस पाली है। तो इसका आंसर है, द पाथ दैट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज टू फॉलो वाज प्लान्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये पाथ था जो लोकतंत्रता का, ये हमने फ्रीडम होने से पहले ही, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही सोच लिया था कि हम ऐसी हमारी सरकार बनाएंगे फ्रीडम होने पे। इट एम्स एट बेस्टिंग द सोवरियन पावर इन द हैंड ऑफ द पीपल। इसमें यह था कि हम जो हमारे लोग हैं उनके हाथों में पावर होगी। हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो हमें इंडिया में क्या ऑप्शन ली कि हम एक लोकतांत्रिक ढांचा अपनाएंगे। अब बात है इसमें हम कहाँ तक पहुँचे। इट वॉज नेसेसरी टू हैव ए सिस्टम वेयर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी रिप्रेजेंटेड। तो ऐसा सिस्टम जरूरी था जहाँ पे सोसाइटी का हर एक आदमी रिप्रेजेंट होता, हर एक मैटर में, हर एक फील्ड में। एवरी कम्युनिटी, चाहे वो कम्युनिटी की बात हो, चाहे रिलीजन की बात हो, चाहे लैंग्वेज की बात हो, वुड एंजॉय द इक्वल स्टेटस। सबको इक्वल स्टेटस मिलता। इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। सबको मौका सही मिलता और सबको स्टेटस अच्छा मिलता, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। इट अचीव्ड 70 ईयर्स ऑफ डेस्टिनेशन। अब तक 70 साल हो गए हैं, विदाउट एनी मेजर और माइनर प्रॉब्लम। अब तक कोई मेजर या माइनर प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट इज वाई अब डेमोक्रेसी इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। इसलिए इन 70 सालों से ये पता लगता कि हमारी जो लोकतंत्र सिस्टम है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी लोकतंत्र सिस्टम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।